आज विद्रोही का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं पिताजी के पास चला आया और कई साल पढ़ता रहा। लखनऊ की जलवायु मेरे अनुकूल न थी या पिताजी ने मुझे अपने पास रखने के लिए यह बहाना किया था, मैं निश्चय नहीं कह सकता। इंटरमीडिएट तक मैं आगरे ही में पढ़ा, लेकिन चाचा साहब के दर्शन के लिए बराबर जाता रहता था। हर एक तातील में लखनऊ अवश्य जाता और गर्मियों में छुट्टी तो पूरी लखनऊ ही में कटती थी। एक छुट्टी गुजरते ही दूसरी छुट्टी आने के दिन गिने जाने लगते थे। अगर मुझे एक दिन की भी देर हो जाती तो तारा का पत्र आ पहुंचता। बचपन के उस सरल प्रेम में अब जवानी का उत्साह और उन्माद था। ये प्यारे दिन क्या भूल सकते हैं, वही मधुर स्मृति अब उस जीवन का सर्वस्व है। हम दोनों गत को सब ही नजरें बचाकर मिलते और हवाई किले बनाते, इससे कोई यह न समझे कि हमारे मन में पाप था। कदापि नहीं। हमारे बीच में एक भी ऐसा शब्द, एक भी ऐसा संकेत न आने पाता जो हम दूसरों के सामने न कर सकते, जो उचित सीमा के बाहर होते। यह केवल वह संकोच था जो इस अवस्था में हुआ करता है। शादी हो जाने के बाद भी तो कुछ दिनों तक स्त्री और पुरुष बड़ों के सामने बातें करते जाते हैं। हाँ, जो अंग्रेजी सभ्यता का उपासक है उसकी बात मैं नहीं चलाता। ये तो बड़ों के सामने आलिंगन और चुंबन तक करते हैं। हमारी मुलाकातें दोस्तों की मुलाकातों होती थी। कभी ताश की बाजी होती, कभी साहित्य की चर्चा, कभी स्वदेश सेवा की मंसूबे बनते, कभी संसार यात्रा के। क्या कहूँ, तारा का हृदय कितना पवित्र था। अब मुझे ज्ञात हुआ कि स्त्री कैसे पुरुष पर नियंत्रण कर सकती है, अस्तित्व को कैसे पवित्र बना सकती है। एक दूसरे से बातें करते में, एक दूसरे के सामने बैठे रहने में हमें असीम आनंद होता था। फिर प्रेम की बातों का ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ अपने अखंड अनुराग, अपनी अतुल निष्ठा, अपने पूर्ण आत्मसमर्पण का विश्वास दिलाना होता है। हमारा संबंध तो स्थिर हो चुका था, केवल रस्में बाकी थी। वह मुझे अपना पति समझती थी, मैं उसे अपनी पत्नी समझता था। ठाकुर जी का भोग लगाने के पहले थाल में पदार्थों में कौन हाथ लगा सकता है। हम दोनों में कभी कभी लड़ाई भी होती थी और कई कई दिनों तक बातचीत की नौबत न आती, लेकिन जाती कोई करे, मनाना उसी को पड़ता था। मैं जरा सी बात पर तिलक जाता था। वह हंसमुख थी, बहुत सी सहनशील, लेकिन उसके साथ ही मानी भी पहले सिरे की। मुझे खिलाकर भी खुद न खाती, मुझे हंसा कर भी खुद न हंसती।
इंटरमीडिएट पास होते ही मुझे फौज में एक जगह मिल गई। उस विभाग के अफसरों में पिताजी का बड़ा मान था। मैं सार्जेंट हो गया और सौभाग्य से लखनऊ ही में मेरी नियुक्ति हुई। मुँह मांगी मुराद पूरी हुई, मगर विधि वाम कुछ और ही षड्यंत्र रच रहा था। मैं तो इस ख्याल में मग्न था कि कुछ दिन में तारा मेरी होगी। उधर एक दूसरे ही गुल खिल गया। शहर के एक नामी रईस के चाचा जी से मेरे विवाह की बात छेड़ दी और 8,000 रुपया दहेज का वचन दिया। चाचा जी के मुंह से लार टपक पड़ी। सोचा, यह आशातीत रकम मिलती है, इसे क्यों छोड़ूं। विमल बाबू की कन्या का विवाह कहीं न कहीं हो ही जाएगा। उन्हें सोचकर जवाब देने का वादा करके विदा किया और विमल बाबू को बुलाकर बोला, आज चौधरी साहब कृष्णा की शादी का बातचीत करने आए थे। आप तो उन्हें जानते होंगे। अच्छा रईस है, 8,000 रुपये दे रहे हैं। मैंने कह दिया है कि सोचकर जवाब दूंगा। आपकी क्या राय है, यह शादी मंजूर कर लूं? विमल बाबू ने चकित होकर कहा, यह आप क्या आते हैं? कृष्णा की शादी तो तारा से ठीक हो चुकी है ना? चाचा साहब ने अनजान बनकर कहा, यह तो मुझे आज मालूम हो रहा है। किसने ठीक किया है यह शादी? से तो मुझसे इस विषय में कोई भी बातचीत नहीं हुई। विमल बाबू जरा गर्म होकर बोले, जो बात आज 10-12 साल से सुनता हूँ, क्या उसकी तस्दीक भी करनी चाहिए थी? मैं तो इसे तय समझ बैठा हूँ। मैं ही क्या, सारा मोहल्ला तय समझ रहा है। चाचा साहब ने बदनामी के भय से जरा दबकर कहा, भाई साहब, हक तो यह है कि मैं जब कभी इस संबंध की चर्चा करता था दिलगी के तौर पर, लेकिन खैर मैं आपको निराश न करना चाहता। आप मेरे पुराने मित्र हैं। मैं आपके साथ सब तरह की रियायत करने को तैयार हूँ। मुझे 8,000 मिल रहे हैं, आप मुझे 7,000 दीजिए, 6,000 ही दीजिए। विमल बाबू ने उदासीन भाव से कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या सचमुच दहेज मांग रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आता। चाचा साहब ने माथा सिकुड़ाकर कहा, इसमें मजाक की तो कोई बात नहीं। मैं आपके सामने चौधरी के बात कर सकता हूँ। विमल बाबू जी, आपने तो यह नया प्रश्न छेड़ दिया। मुझे तो स्वप्न में भी गुमान न था कि हमारे और आपके बीच में यह प्रश्न खड़ा होगा। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ कर दिया है। 10-5,000 के का कुछ न बनेगा। हाँ, यह रकम मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मैं तो आपसे दया ही की भीख मांग सकता हूँ। आज 10-12 साल से हम कृष्णा को अपना दामाद समझते और रहे हैं। आपकी बातों से भी कई बार इस तस्दीक हो चुकी है। कृष्णा और तारा में जो प्रेम है वह
आपसे छिपा नहीं है। ईश्वर के लिए थोड़े से रुपये के वास्ते कई जानों का खून न कीजिए। चाचा साहब ने घृष्टता से कहा, विमल बाबू, मुझे खेद है कि मैं इस विषय में और नहीं दब सकता। विमल बाबू जरा तेज होकर बोले, आप मेरे गला घोट रहे हैं चाचा। आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि कितने रियायत कर रहा हूँ विमल। क्यों न हो, आप मेरे गला घोटे और मैं आपका एहसान मानूं। मैं इतना उदार नहीं हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि आप इतने लोभी हैं तो आपसे दूर ही रहता। मैं आपको सज्जन समझता था, अब मालूम हुआ कि आप भी कौड़ियों में गुलाम हैं, जिसकी निगाह में मुरवत नहीं, जिसकी बातों का कोई विश्वास नहीं। उसे मैं शरीफ नहीं कह सकता। आपको इख्तियार है कृष्णा बाबू की शादी जहाँ चाहे करे, लेकिन आपको हाथ न पड़े तो कहिएगा। तारा का विवाह तो कहीं न कहीं हो ही जाएगा, और ईश्वर ने चाहा तो कहीं अच्छे ही घर में होगा। संसार में सज्जनों का अभाव नहीं है, मगर आपके हाथ अपयश के सिवा और कुछ न लगेगा। चाचा साहब ने तेरिया चढ़कर कहा, अगर आप मेरे घर में न होते तो इस अपमान का कुछ जवाब देता। विमल बाबू ने छड़ी उठा ली और कमरे से बाहर जाते हुए कहा, आप मुझे क्या जवाब देंगे? आप जवाब देने योग्य ही नहीं हैं। उस दिन शाम को जब मैं बैरक से आया और जलपान करके विमल बाबू के घर जाने लगा तो चाची ने कहा, कहाँ जाते हो? विमल बाबू से और तुम्हारे चाचा जी से आज एक झड़प हो गई। मैंने ठिठकर ताज्जुब के साथ कहा, झड़प हो गई? किस बात पर? चाची ने सारा का सारा कह सुनाई और विमल की जितना काले रंगों में रंग सकी रंगी। तुमसे क्या कहूँ बेटा, ऐसे मुंहफट तो आदमी ही नहीं देखा। हजारों की गालियाँ दी, लड़ने पर आद हो गए। मैंने 1 मिनट तक सन्नाटे में खड़े रहकर कहा, अच्छी बात है, वहाँ न जाऊँगा, बैरक जा रहा हूँ। चाची बहुत रोई चिल्लाई, पर मैं एक क्षण भी न ठहरा। ऐसा जान पड़ा था जैसे कोई मेरे हृदय में भाले भोंक रहा है। घर से बैरक तक पैदल जाने में शायद मुझे 10 मिनट से ज़्यादा न लगे होंगे। 12 जी झुलाता था, चाचा साहब पर नहीं, विमल बाबू पर भी नहीं, केवल अपने ऊपर। क्यों मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर चाचा साहब से कहूँ, तो कोई मुझे लाख रुपया भी दे तो शादी नहीं करूँगा। मैं क्यों इतना डरपोक, इतना तेजहीन, इतना दब्बू हो गया?